हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के जो भी डिफरेंट न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हुए आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल को जिस्ट के फॉर्म में इट मीन्स शॉर्ट में समझाऊंगा और इसी के साथ कौन से डिफरेंट आइडियाज़ हैं आपके डिफरेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, या फिर आपके फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, आइडियाज़ है, थीमेटिक चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं जो आपकी प्री और मेंस में पूछी जा सकती हैं। ओके, तो जो भी एनालिसिस है हम आपके यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके लिहाज से ही एनालिसिस कर रहे हैं। और इसी के साथ पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आपके लगभग 20-25 साल का यूपीएससी का प्री का मेंस का, उसमें जो ट्रेंड रहा है, जो आइडियाज़ पूछी गई है, उस हिसाब से चीज़ें हम प्रस्तुत करेंगे। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और कोर्स का जो भी हाईलाइट है उसको इस पे मेंशन किया है, एक बार आप देख लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट है और कोई सवाल है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 आईआर के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हाल ही में जो ट्रेड डील फाइनलाइज हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके, तो उसको आपका बेंचमार्क डील बताया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, दोनों ही देशों के बीच जो आपका ट्रेड है वो डबल हो जाएगा बाय 2030। दोनों ही देशों ने क्या की है, अपने सहूलियत के हिसाब से जो कंसेशंस है वो प्रोवाइड की है एक दूसरे के गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रैटेजी रहा है कि आपके क्या किया जाए, आपके ऐसे एक मुकाम पे जो डील है उसको फाइनलाइज किया जाए जिससे दोनों ही देश को क्या हो, सहूलियत रहे। दोनों ही देश का क्या है, डोमेस्टिक जो प्रायोरिटी है उसको भी ध्यान में रखें और आपका जो ट्रेड है उसमें हम क्या कर सके, आपके इसको आगे बढ़ा सके। तो इसमें मार्केट एक्सेस मिलेगा डिफरेंट गुड्स को लेके दोनों ही देशों में। कौन से गुड्स में मिलेगा अभी हम देखेंगे। कंपिटेटिव एज इससे आपका मिलेगा दोनों ही देश को। तो जब मार्केट एक्सेस होगा, डिफरेंट गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो उससे क्या है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तो न्यूमरस जो जॉब है उसका क्रिएशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। इसी के साथ क्या है, यूके ने आपका जो हमारे डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स है इन डिफरेंट सेगमेंट उसको अलाउ किया है इन यूके। इसी के साथ फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखा गया है ताकि हमारा जो डोमेस्टिक फार्मर्स है उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसीलिए क्या है, डिफरेंट जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर जो ट्रेड है जो टैरिफ है उसको आपका उसमें कंसेशन नहीं दिया गया है यूके को। ओके, ताकि हम अपने क्या कर सके, डोमेस्टिक जो फार्मिंग जो सेगमेंट है, जो प्राइमरी सेगमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। फिशरमैन को या फिर जो फिशरी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर जो टैरिफ है एक्सपोर्ट में टू यूके उसको कम किया गया है। तो इससे क्या है, आपके फिशरमैन का जो वेलफेयर है उसको इंश्योर किया जा सकेगा। डिफरेंट सर्विसेज एंड सर्विसेज में आपकी छूट दी गई है, स्पेशली आईटी एनाबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन। तो इससे क्या होगा, नया जो एवेन्यू है जॉब के लिए वो क्रिएट होगा इन इंडिया एज वेल एज इन यूके। फिर जो आपके डिफरेंट जो आपके सेगमेंट है, स्पेशली इनोवेटिव सेगमेंट में दोनों ही देश क्या करेंगी, कोलैबोरेट करेंगी। तो इसे आप देख सकते हैं कि दोनों देश के बीच में जो एक ट्रेड पैक्ट, पास्ट में बहुत बार डिस्कशन हुआ है अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन वो स्टॉल्ड हो गया रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज लाइक इंडिया किसी चीज़ में कंसेशन नहीं देना चाहती है, यूके नहीं देना चाहता है। तो इससे पास्ट के जो डील थे वो स्टॉल्ड हो गए थे। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, जो भी आपकी पास्ट में डिफरेंसेस थी उसको दूर किया गया है और आपके किसी में कंसेशन देना नहीं देना ये दोनों चीज़ें मिला के अभी जो डील है वो फाइनलाइज हुआ है। बाकी एक विन विन डील है दोनों देशों के बीच में। ओके, जो ट्रेड वॉल इतने दिनों से था उसको डिसमेंटल्ड कर दिया गया है। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं विन विन डील मतलब इंडिया को क्या होगी, आपकी 99% इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर टैरिफ को कम किया जाएगा। आपकी ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी जेम्स, ज्वेलरी, सी फूड, जेनेरिक ड्रग्स को, मेडिकल डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल, रबर, केमिकल। ओके, तो इससे क्या है, अभी आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी में, सी फूड में, ओके, इन सेगमेंट में क्या होगा, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, हमारी जो एमएसएमई है उसका डेवलपमेंट होगा, तो एमएसएमई के सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है मेंस में। सेकेंडली आपके एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहेगा, क्योंकि आपके हमारे जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा और इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो इंपोर्ट ड्यूटी है आपके यूके के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में उसमें कंसेशन नहीं दिया है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेगमेंट है वो काफ़ी आपका फ्रेजाइल है, उसमें हम जो वेस्टर्न नेशंस है उनको अलाउ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर हैम्पर होगा और रूरल इकोनॉमी में स्ट्रेस आ सकता है। लेकिन हमें कंसेशन मिली है, तो उससे क्या है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन बनेगा। एमएसएमई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। फिशरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। और इन तीनों ही जो मैंने सेगमेंट बताए इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहेगा। ये जो डील है इन सेगमेंट में इंडिया के फेवर में है। यूके क्या आपका गेन कर रहा है एरोस्पेस में, और टैरिफ कम किया गया है, 11 से 0 कर दिया गया है। ऑटोमेटिव में 110% टैरिफ था, 10% कर दिया गया है, ओनली 10%। और ध्यान रखिएगा इसी के साथ आपका जो इलेक्ट्रिक मशीनरी है उसमें 22% से 0% कर दिया गया है। फिर जो विस्की है उसमें 150% पहले इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसको घटा के अभी 75% कर दिया गया है, मतलब लगभग आधा हो गया है। और नेक्स्ट 10 साल में ये 40% तक इसको कम कर दिया जाएगा, मतलब 40% हो जाएगा 75% से। तो इससे देख सकते हैं दोनों ही देश को क्या है, इससे एक विन विन आपका सिचुएशन देखने को मिला है। तो आने वाले समय पे प्री में, मेंस में ये चीज़ें पूछी जाने की पूरी संभावनाएं रहेगी। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें आपका कंसेशन मिला है, नहीं मिला है। कोई ऐसा चीज़ रहेगा जिसमें नहीं मिला है उसको मिला है बोल के दिया जाएगा, तो वैसे चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और बाकी मैंने बताया कि मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एमएसएमई को लेके, फिर आपके एग्रीकल्चर को लेके, देन आपके फिशरी सेगमेंट को लेके, तो इन सेगमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट का 150वां आपका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी के अवसर पे ये आर्टिकल आया है। तो अभी इसमें हमें समझना क्या ज़रूरी है, अगर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इस इशू का देखें तो 1936 में आपका हेले नेशनल पार्क, जो अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क से जाना जाता है। तो ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है या फिर हेले नेशनल पार्क है, ये एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी में भी स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक समय पे क्या था कि आपके हेले नेशनल पार्क हो या फिर डिफरेंट जो अदर जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या फिर जो आपके फॉरेस्ट एरियाज थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या था, आपका स्पोर्ट को प्रमोट किया जाता था, स्पेशली हंटिंग को। तो उससे क्या हुआ था, एक समय पे आपका जो टाइगर है उसका पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गया था। उसके बाद आपके 1930-40 में जो जिम कॉर्बेट थे, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने आपके पुश किया फॉर साइंटिफिक कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी वेलफेयर, एंटिसिपेटिंग इंडिपेंडेंट इंडियाज नीड। तो ये नीड है इंडिया का कि उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि ये इंडिया का नीड रहेगा कि हमें साइंटिफिक कंजर्वेशन, कम्युनिटी वेलफेयर को इंश्योर करना चाहिए। उसी के बाद अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पे देखें तो टाइगर का पॉपुलेशन काफ़ी गिर गया था। तो उसी वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ पास्ट जो आपके गेम सेंचुरीज बनाना, हंटिंग करना। तो इसमें जो आपका जिम कॉर्बेट साहब का जो कंट्रीब्यूशन था वो तो था ही, लेकिन फिर भी आपका जो नंबर्स ऑफ टाइगर्स बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े थे। तो इसीलिए क्या हुआ, आपका स्पेसिफिक जो एक आपका एनिमल है उसको आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सीटू कंजर्वेशन करने के लिए। तो एक्स सीटू, इन सीटू क्या होता है पूछा जाता है। इन सीटू मतलब जिस प्लेस में वो एनिमल है उधर ही उसको प्रिजर्व करना। तो उसके लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1973 के बाद 2005 में NTCA बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ताकि क्या किया जा सके, टाइगर कंजर्वेशन का जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, फंडिंग एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। फिर 2006 से प्रेजेंट तक क्या है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ एवरी 4 ईयर। तो उससे देखा गया कि टाइगर का जो नंबर है काफ़ी बढ़ा है। 2010 से 20 के अंदर अगर देखें तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी बूस्ट हुआ है। इको सेंसिटिव जो जोन है उसको भी नोटिफाई किया गया है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986।
ओके, फिर भी प्रॉब्लम क्या देखी जाती है कि आपकी पोरली रेगुलेटेड प्राइवेट रिजॉर्ट प्रोलिफरेशन देखे जाते हैं नियर बाई दिस आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एसेट्रा। ओके, तो ज़रूरी क्या है, जो आपका कंजर्वेशन का पॉलिसी है उसको और हमें स्ट्रेंथन करना है और साइंटिफिक लेवल पे कंजर्व करना है, कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट उसका इंश्योर करना है ताकि हम क्या कर सके, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके। ओके, फॉर वेलबींग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर वेलबींग ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो इसके ऊपर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, अच्छा, इस आर्टिकल में जो अभी देखा हमने इंडिया यूके ट्रेड डील, इसमें आप थोड़ा सा हिस्ट्री को भी देख लीजिएगा। ओके, कि एक समय था जब हम क्या हुआ करते थे, आपके ब्रिटिश आने से पहले वर्ल्ड का जो इकोनॉमी था उसमें हमारा शेयर 23% था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स 1600 में आए, 1773 से जब उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट से हमारा जो देश है उसको रेगुलेट करना स्टार्ट किया, तब से क्या हुआ, हम नेट एक्सपोर्टर से हम क्या बन गए, एक्सपोर्टर ऑफ ओनली रॉ मटेरियल बन गए, ताकि हम ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को फीड कर सके और उससे फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में आने लगा। तो उस हालत से जाते हुए, गुजरते हुए अभी हम आके एक क्या है, विन विन सिचुएशन में पहुंचे हैं। तो ये मैंने मिस कर दिया था, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हम आपको पूरा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी इसमें बता रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें भी देखनी ज़रूरी रहेगी। ओके, तो इससे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। बाकी सभी चीज़ें मेंशन है और एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको भी एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा इसमें प्रोजेक्ट टाइगर कब लिया गया, एनटीसीए क्या है। ओके, एनटीसीए कौन से लॉ के तहत फॉर्म किया गया है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरह के जो चीज़ है उसको ध्यान दीजिएगा। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सभी चीज़ को, ओके, इको सेंसिटिव जोन, इन सभी चीज़ों को डिक्लेयर किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है क्राफ्ट एंड न्यू हैंडीक्राफ्ट इकोसिस्टम। तो हैंडीक्राफ्ट क्या होती है, जो हाथ की कला होती है। हाथ से हम अगर देखें हमारे इंडिया में एंशियंट समय से लेके मेडिएवल मॉडर्न समय तक, ओके, हाथों की कला के ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ों को आपके हमारे देश में बनाया जाता है। तो अभी जो हाथों की कला है, जो हैंडीक्राफ्ट है, उसका इकोसिस्टम को डेवलप करना ज़रूरी है। अभी जो हैंडीक्राफ्ट का लेवल है वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्या है, आपके सब्सिस्टेंस लेवल पे ही है, सिर्फ गुजर बसर करने के लिए ही इसका लार्जली आपका यूज़ होता है। ओके, तो इसको क्या करना है, हमें एक प्रॉपर आपके क्या करना है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर सके उस तरीके से हमें इसे डेवलप करना है। तो जितने भी हमारे आपके रूरल क्लस्टर्स है, रूरल एरियाज है, उसमें हमें क्या करना होगा, जो भी आर्टिजन्स है उनको आपका पहला तो ऑर्गेनाइज करना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, कोऑपरेटिव्स में हो। उसके बाद उनको आपका जो क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा। जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका आपका जो कंटिन्यूअस सप्लाई है उसको इंश्योर करना ज़रूरी होगा। फिर उनको जो टेक्नोलॉजी चाहिए, ओके, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक मार्केट लिंकेजेस के लिए, ओके, ये सभी प्रोवाइड करने ज़रूरी होंगे। इसी के साथ जो मार्केट एक्सेस है, डिजिटल मार्केट हो या फिर ओपन मार्केट हो, इन सभी में एक्सेस दिलवाना ज़रूरी रहेगा, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट। तो उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में इंडिया काफ़ी रिच है। ओके, आपके इसमें डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट के बारे में मेंशन किया गया है। वो चाहे अगरबत्ती हो, आतर्स हो, फिर आपका ज्वेलरी बनाना हो, जरी वर्क हो, ओके, शॉल का वर्क हो, एम्ब्रॉयडरी हो, तो ये सभी वुड का वर्क हो, कैन वर्क हो, तो ये सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, आपका और ज़्यादा इनको प्रमोट कर सकते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी में क्या करेगा, और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और आपका एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, हैंडीक्राफ्ट क्या है, आपका इको फ्रेंडली भी है। जो हैंडीक्राफ्ट से जो भी आपके बैग्स हो, बैग्स एक्सेट्रा क्या कर सकती है, प्लास्टिक को आपका हटा सकती है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसको क्या करना है, पहले तो हमें रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट के हिसाब से, आर्टिजन के डेवलपमेंट के हिसाब से देखना ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगा उसके हिसाब से, स्किल के हिसाब से, तो इन सभी चीज़ों के हिसाब से हमें ये देखना ज़रूरी रहेगा। बाकी इसमें हम कैपेबिलिटी अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं कि जो आर्टिजन्स है, जो हैंडीक्राफ्ट वर्क के साथ रिलेटेड है, उनको उनका कैपेबिलिटी डेवलप करना ज़रूरी रहेगा। उनका कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए मैंने जो अभी बताया, क्लस्टर बेसिस बनाना है,
क्रेडिट देना है, स्किल को और इन्हांस करना है, मार्केट एक्सेस देना है, एक्सपोर्ट कर सके वैसी आपकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करनी है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। और इसी के साथ आप और भी कुछ पॉइंट्स जैसे जीआई टैग दिलवाना है डिफरेंट प्रोडक्ट को, ओके, ताकि जो आपका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी का यूनिकनेस है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके और बेटर मार्केट में जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसको बेटर वैल्यू मिले। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं जो अमर्त्य सेन जी का अभी मैंने मेंशन किया था। ओके, फिर गांधी जी का जो स्वदेशी ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट है, इन सभी चीज़ों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इसके साथ लिंक कर सकते हैं, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, ओके, इनोवेशन, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, पार्टनरशिप, इन सभी गोल से। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, WTO और बस्ट पिवोट फॉर रिफॉर्म। तो अभी ध्यान रखिएगा, WTO का जो आपका फॉर्मेशन है 1995 में हुआ था। 1995 से पहले WTO जो था वो गेट के फॉर्म में था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो उसी के बाद इसको और इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया ताकि वर्ल्ड लेवल में जो आपकी ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको क्या किया जा सके, आपका रूल बेस्ड तरीके से गवर्न किया जा सके, एक फ्री फ्लो रहे ट्रेड का और कोई भी ट्रेड रिलेटेड जो नॉर्म्स है वो बनाई जा सके और उसको एडजुडिकेट किया जा सके और ग्लोबल ट्रेड को क्या किया जा सके, एक नॉर्म बेस्ड ऑर्डर के साथ चलाया जा सके। लेकिन हाल ही में जो आपका यूनिलैटरल टैरिफ पॉलिसीज देखा जा रहा है बाय यूएसए देन चाइना, ओके, तो उससे क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल लेवल में जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो काफ़ी क्योटिक हो रहा है और डिफरेंट नेशंस का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके ऊपर खासा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है लाइक WTO, क्यों ये जो इंस्टीट्यूशंस है आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें जो डेवलप नेशंस है जिनको ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए टू मेंटेन अ रूल बेस्ड ट्रेड ऑर्डर, तो वही आपके क्या नहीं कर रहे हैं, WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपरली चलने नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी WTO में जो आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, उसके बाद जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के बाद जो अपीलिएट बॉडी होता है, उस अपीलिएट बॉडी को क्या किया गया है, अभी तक उसको उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होनी है उनको नहीं किया गया है, स्टॉल्ड है बिकॉज यूएसए अपोज कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को क्या है, समय के साथ हमें रिफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, नहीं तो क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट्स जाके आपके इन फ्यूचर क्या है, जैसे हमने पास्ट में वार देखी थी डिफरेंट आपके लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस तरीके का एक सिचुएशन, एक माहौल क्रिएट हो सकता है। तो पास्ट में जो थी वो क्यों थी, रिसोर्स रिलेटेड वार ही थी। अभी अगर फर्स्ट आप वर्ल्ड वार देखें तो वो क्यों था, बिकॉज ऑफ रिसोर्स, बिकॉज ऑफ कॉलोनीज। तो उस तरीके का एक माहौल अब हम अगर इन फ्यूचर अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, वर्ल्ड को आपका प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा टू रिवाइव अ रूल बेस्ड ट्रेड इन ग्लोबल लेवल। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, इसको आप एक बार देखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट रिक्वायर्स डीप रीलू। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो ग्राउंड वाटर है, एक तो इंडिया में पॉपुलेशन कितना है, लगभग वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन, वाटर रिसोर्सेस कितने हैं, ओनली 4%, और बाई 2050 ये आपका प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि, या फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस को फेस करेगा। और अभी अगर आप देखें तो इंडिया का जो स्पेशली ग्राउंड वाटर है उसमें क्या है, 90% जो आपके रूरल ड्रिंकिंग वाटर है वो ग्राउंड वाटर से आता है, अर्बन एरिया में 50% आपका ग्राउंड वाटर से आता है। तो मतलब क्या है, देश की आपकी आधा से ज़्यादा जो आबादी है शहर में और गांव में, तो 90% की आबादी जो है ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करती है और जैसे मन करता है वैसे एक्सट्रैक्ट करती है, मतलब ओवर यूज़ होता है इसका। और ग्राउंड वाटर को क्या है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। इवन इसके ऊपर जो ये एक्ट है 82 का, ये भी इसको आपका क्या करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ही रिकॉग्नाइज करता है, नॉट एज ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जबकि इसको क्या करना ज़रूरी है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के हिसाब से डिक्लेयर करना काफ़ी ज़रूरी है और इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बनाने काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपके जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सट्रैक्शन लिमिटेड हो, जितना ज़रूरी है उतना हो, जस्टिशिएबल हो।
ना कि इसका वेस्टेज हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपके अटल भूजल योजना को आपका डेवलप किया था। तो ये ऐसे जो स्कीम्स है इनको समय रहते ही बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी रहेगा। मॉडल ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो बिल था 2017 को, इस तरीके के बिल को पास करवाते हुए ग्राउंड वाटर को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेके इन फ्यूचर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपका लोकल अथॉरिटी, देन दी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये जो चारों लेवल पे जो पार्टिसिपेशन है ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा, ताकि हम क्या कर सके, जो ये ग्लोबल आपका कॉमन रिसोर्स है, ये ओके यूनिवर्सल रिसोर्स है जो सभी को चाहिए होता है, जिससे कि बिना हम नहीं जी सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को आपका जुडिशियस यूज़ करना, प्रॉपर यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो उसके लिए आप ये सभी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इसी के अलावा जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी आपके बहुत प्रॉब्लम, जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, ओके इस तरीके के आपके कंटामिनेशंस देखी जाती है, जिससे आपके क्या है गांव के जो पॉपुलेशन है, ये रहा आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ओके तो इससे क्या होता है, आपके जो गांव के पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इससे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होना, ओके बच्चों के हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना, तो ये सभी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। तो इसीलिए क्या है, ग्राउंड वाटर को बेटर मैनेज करना, जुडिशियस यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग लो इन्फ्लेशन मास्क अ ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ फ्रूटलेस एग्रीकल्चर। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका फिलिप कर्व है वो क्या दर्शाता है कि जो आपका इन्फ्लेशन है एक लेवल तक ये अच्छा है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होता है तब आपका जो भी है, प्राइमरी सेगमेंट हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो या फिर टर्चरी सर्विसेज सेक्टर हो, जब चीज़ों को एक लेवल तक इन्फ्लेशन रहता है तो जो प्रोड्यूसर है वो भी प्रोड्यूस करना चाहता है, क्योंकि उसको मार्केट में बेटर प्राइस मिलता है। ओके लेकिन जब आपका किसी एक प्रोडक्ट में, आपके प्राइमरी का हो या फिर सेकेंडरी का हो, उसमें अगर डिफ्लेशन देखा जाए या फिर लो इन्फ्लेशन देखा जाए, तो इससे क्या होता है, जो आपके सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन उसको प्रोड्यूस करती है वो डिस्करेज हो जाती है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन में जितना खर्चा होता है उनको मार्केट से उतने पैसे नहीं मिलते हैं। और अभी अगर स्पेशली लो इन्फ्लेशन हम किस में देख रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, ओके डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। तो इससे क्या हो रहा है, फार्मर, हमारे देश के जो फार्मर है ऑलरेडी सब्सिस्टेंस लेवल पे है, गुजर बसर के लेवल पे, अगर उसमें प्रोडक्ट का प्राइस और घटता है तो उससे क्या होगा, जो सिचुएशन है वो और एक्यूट हो जाएंगे। तो अभी लो इन्फ्लेशन में आप इसका काफ़ी बहुत सारी वजह देख सकते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, डिफरेंट जो आपके इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर जो आपकी टैरिफ है, इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको घटा रही है, ताकि देश में जो प्रोडक्ट्स है उसका सप्लाई आपका कंटिन्यूअसली बना रहे, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई रहे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट के दाम आपके सस्ते रहेंगे। लेकिन उससे क्या है, फार्मर्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फार्मर्स क्या है, आपके इंसेंटिवाइज होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बिकॉज मार्केट में प्राइस नहीं है, उनको जितना इनपुट लगेगा उतना उनको कमाई नहीं होगा। ओके तो ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है कि लो इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में क्या हमेशा पॉजिटिव असर ही डालता है, नो, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। ओके तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।